माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर में 2025 के ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक रेस कार विरामावस्था से शुरू होकर एक समान रूप से त्वरित होती है। यदि कार अपनी गति के 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करती है तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है, पहले ही बोला गया है कि 5वीं सेकंड में वो जो रेसिंग कार है वो 22.5 मीटर दूरी तय करती है। 5वीं सेकंड का मतलब एक ही सेकंड का बात है, बट वो एक सेकंड कौन सा है, तो वो एक सेकंड में जो बोला जा रहा है वो 5वां सेकंड का। जैसे हम लोग घर से कुछ भी, या मान लो कोई गाड़ी स्टार्ट होता है, चलता है, तो शुरुआत में वो 0 के स्पीड से चलना शुरू होता है, 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हो सकता है कि शुरुआत के एक सेकंड में बहुत कम दूरी जाएगा, अगले एक सेकंड में थोड़ा ज्यादा दूरी जाएगा, क्योंकि गाड़ी का स्पीड बढ़ते जा रहा है। फिर अगले सेकंड में और ज्यादा, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा। इस प्रकार जो 5वां सेकंड था उसमें उस गाड़ी के द्वारा 22.5 मीटर की दूरी तय की गई थी। तो अब क्वेश्चन है कि 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हम लोग को स्पेसिफाई दिया हुआ है कि एक 5वें सेकंड का बात है कि 5वें सेकंड में 22.5 मीटर है, इससे हम लोग पहले त्वरण निकाल लेते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा समय जो पार्टिकुलर ये बता दिया जाए कि 5वां 6ठा समय, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है S बराबर U प्लस A/2 अब ब्रैकेट में 2n-1। इस फॉर्मूला के तहत हम लोग चाहें तो आराम से किसी भी सेकंड का दूरी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 5वें सेकंड का बात, यानी n का मान हम 5 लेंगे। अब रहा बात S कितना है, तो S दिया हुआ था 22.5। U का मान विरामावस्था से शुरू है, यानी कि हम 0 ले लेंगे। A नहीं मालूम है तो A/2, और n यानी टाइम का कौन सा हिस्सा, 5वां, यानी इसको लिख देंगे 5 दूनी 10 माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम A को देखें तो A बराबर हो जाएगा 22.5 गुना 2 अब बटा में 9 हो जाएगा। अगर इसको हम काट दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा 4.5 और ये से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 क्या आ गया, तो 9 आ गया इसका त्वरण। तो हम कह सकते हैं कि इसका त्वरण जो आएगा, 9 से 45 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन आया वो आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी। तो हम लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण। पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये जो 3 फॉर्मूला है, इन तीनों का ही हेल्प से हम लोग को दूरी पूछा गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे जहां पर s बराबर ut, u का मान 0 है तो u पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a का मान है 5, और t स्क्वायर 10 सेकंड का पूछा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 500 का अगर हाफ करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 250 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे कोई सेकंड बता दिया जाए कि इस सेकंड द्वारा इस सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, वैसा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना है, S बराबर U प्लस A/2 अब ब्रैकेट में 2n-1। n क्या है, वही जितना सेकंड का, जिस सेकंड का बात करेगा वो। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर किसका उदाहरण है। यानी अगर हम स्वतंत्र रूप से किसी पत्थर को गिराते हैं तो वो किसका उदाहरण है। तो असमान गति, शून्य त्वरण के साथ गति, स्थिर चाल के साथ सरल रेखीय गति, और एक समान गति। तो अगर हम लोग किसी पत्थर को स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो यानी वो ग्रेविटी के साथ नीचे गिरेगा, और ग्रेविटी के साथ अगर नीचे गिरेगा इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, जो ग्रेविटी है। और हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी वो पत्थर जो है 9.8 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में इतनी गति वो बढ़ती जाएगी। यानी एक सेकंड में उस पत्थर की गति 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी। तो अगर बार बार उसकी गति बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वो जो है असमान गति से गिरेगा, एक समान गति से नहीं गिर करके वो कैसे गिरेगा, असमान। यही कारण है कि जब कोई भी चीज को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है तो धीरे 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 गिरते 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 लास्ट में उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए बहुत ऊंचाई से कोई चीज को पकड़ने में चोट ज्यादा लगता है,
और कम ऊंचाई होने पर चोट कम लगता है क्योंकि उसका वेग उस समय कम रहता है। लेकिन बहुत ऊंचाई से गिरने पर हम लोग जानते हैं ग्रेविटी जो करता है, ग्रेविटी क्या करता है कि गति को हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ाते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर की गति किसका उदाहरण है, तो एक असमान गति का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक कार एक समान वेग से चलता है, इसके वेग समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। अब अगर हम एक समान वेग भी से चलता है तो वेग और समय का ग्राफ पूछा गया है। तो अगर हम वेग समान वेग का बात करें तो इसका दो प्रकार से ग्राफ बन सकता है। एक ग्राफ बनेगा विस्थापन और समय से और एक ग्राफ बनेगा वेग और समय से। अगर हम बात करें विस्थापन और समय का, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और समय का, तो ये एक समान तब बनता है जब वो इस प्रकार की रेखा क्रिएट कर रही है, यानी हर समय एक प्रकार दूरी वो आगे बढ़ रहा है। 5 सेकंड में 5 मीटर, 10 सेकंड में 10 मीटर, इस प्रकार अगर वो जाएगा तो हर बार उसका ग्राफ इस टाइप का मैच करेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक समान वेग। और ये जो ग्राफ बना किसका बना, विस्थापन और समय का। अगर हम मान ली इसी में कोई इस प्रकार का दिया हुआ है, ये विस्थापन है और ये समय है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि विस्थापन जो है वो समय के साथ ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वेग है वो पूरी तरह से शून्य है। अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार अगर दिया रहे तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ विस्थापन पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, असमान वेग। और अगर हम बात करें इस प्रकार ना दे करके, ये जो ग्राफ था ये विस्थापन और किसका था, समय का, लेकिन इस प्रश्न पे हमको विस्थापन और समय के बारे में नहीं पूछा है, हमको पूछा वेग और समय। तो वेग और समय का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये रहा वेग और ये रहा समय। और अगर हमको एक समान वेग चाहिए तो यहाँ तो वेग लिखा हुआ है 10 का, 20 का, 30 का, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे, और यहाँ टाइम लिखा हुआ है। तो अगर हमको एक समान वेग है, इसका मतलब किसी एक वेग से वो कंटिन्यू गाड़ी चलाया जा रहा है। अगर मान लेते हैं वो गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो कंटिन्यू 30 की स्पीड से चलाया जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर वेग समय में इस प्रकार का हॉरिजॉन्टल लाइन समय के साथ या पैरेलल लाइन खींच दे तो ये जो लाइन है ये बताता है कि जो मेरा वेग है वो किस प्रकार का है, एक समान वेग है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई ढलान नहीं है, ढलान मतलब स्लोप, यानी स्लोप नहीं है। तो स्लोप क्या होता है, ढलान, कुछ इस प्रकार का कर्व। तो अगर ढलान नहीं यानी स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का ढलान कितना होगा, उस ग्राफ का ढलान जो होगा वो 0 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहा बात और भी ऑप्शन है कि ग्राफ केवल मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ये जरूरी नहीं है। चाहे तो हम यहाँ से अगर 5 मिनट बैठ जाएं और 5 मिनट बाद हम चलना शुरू करें एक समान वेग से, तो ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। यानी हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा ये भी जरूरी नहीं है। ग्राफ का ढलान विस्थापन होगा ये भी नहीं होगा, और ग्राफ का ढलान वेग होगा ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ का ढलान 0 होगा, यानी कोई भी प्रकार का ढलान नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा पैरेलल किसके साथ, समय के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि कोई वस्तु ए से बी 50 मीटर पूरब तक जाता है, यानी यहां से 50 मीटर पूरब की ओर गया, ईस्ट की ओर जा रहा है, और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आ जाता है, यानी वापस वो 10 सेकंड में यहां पहुंच भी गया, तो उसका औसत वेग पूछा गया है। इसमें हम लोग दो चीज जानेंगे, एक होता है औसत चाल और एक होता है औसत वेग। दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाले में स्पीड का बात किया जा रहा है, इसमें वेलोसिटी का बात किया जा रहा है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय, जबकि अगर हम बात करें औसत वेग का, या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का बात होता है, विस्थापन बटा समय। तो कहीं ना कहीं दूरी और विस्थापन को समझना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि एक पॉइंट ए से बी तक कोई सीधा रेखा जा रहा है और ये 50 मीटर की दूरी है, इसका मतलब ये इसका दूरी भी कहलाएगा और विस्थापन भी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं कि जा करके वापस आ गया तो इसका दूरी तो 50 जाने का और 50 आने का यानी 100 हो जाएगा, लेकिन विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन का जो डिफिनेशन है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के लंबवत दूरी या मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू किया और जा करके वापस यहीं आ गया, तो जहां वो स्टार्ट किया था वहीं आ गया, जिस कारण से उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि उसका औसत वेग कितना होगा,
तो हम कह सकते हैं कि अगर वो ए से बी गया और वापस ए आ गया, यानी विस्थापन उसका शून्य हो गया। और अगर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अगर शून्य हो गया तो हम कह सकते हैं उसका वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर औसत चाल पूछता तो 50 गया और 50 आया, यानी कुल मिलाकर 100, और ये जाने आने में उसको 10 सेकंड लगा है, तो हम कह सकते हैं उसका औसत चाल हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर यहाँ पर औसत वेग पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, अभी जस्ट हम लोग किए थे कि यार कोई ऐसा ग्राफ जो दूरी बोले या विस्थापन बोले इसके बारे में दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि समय अक्ष के पैरेलल है, यानी ये जो टाइम है इसके कहीं भी पैरेलल कोई लाइन है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि कोई लड़का 20 मीटर में जाकर के बैठ गया है। अगर मान ले 20 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 0 है, ये 20 है, यानी वो 20 मीटर में बैठा हुआ है, यानी कंटिन्यू उसका टाइम बीत रहा है, ना तो वो दूरी आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दूरी ही कुछ नहीं है, और जब दूरी ही कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो चाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर दूरी बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, भले समय बढ़ते जा रहा है, तो हम कह सकते हैं चाल मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम एक समान वृत्तीय गति में कौन सी भौतिक राशि जो होती है वो नियत रहती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन में अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, तो इसमें इसका जो चाल होगा वो भी हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम बात करें वेग का, तो वेग भी इसका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये दोनों केस में दोनों के लिए जो दूरी या विस्थापन है वो सेम है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा जा रहा है, यानी विस्थापन और दूरी बराबर है, तो चाल और वेग भी बराबर होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि वेग जो है वो दिशा पर निर्भर करता है। तो अगर दिशा बदल रहा हो, यानी अगर हम किसी का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो हम कह सकते हैं उसका वेग भी बदल जाएगा, यानी दिशा बदलने से वेग बदलता है। तो अगर कोई व्यक्ति सर्कुलर यानी वृत्ताकार पाथ पे घूम रहा है और वो 50 की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो अगर वो 50 की स्पीड से कंटिन्यू हर बार 50 की स्पीड से चला रहा है सर्किल में, तो उसका जो औसत चाल होगा वो तो 50 होगा, लेकिन जो वेग का बात करें वो हो जाएगा कितना, तो वो बार बार चेंज होगा। वो बार बार क्यों चेंज होगा? क्योंकि सर्किल में दौड़ने पर वो बार बार अपनी दिशा को बदल रहा है। यहां उसको दौड़ना था, वो हल्का बैंड हो गया, इधर जाना था, फिर बैंड हो गया। और अगर वो हर बार अपने रास्ते को चेंज करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो वेग है वो बार बार बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, उसका चाल नहीं बदलेगा। यही कारण है कि एक वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत यानी कांस्टेंट रहती है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, चाल। और अगर वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन जो होता है उसी को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के साथ जो भी चेंज इन वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। इसलिए अगर त्वरण वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और अभी केंद्रीय बल भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार हम त्वरण में समझ सकते हैं, तो वो भी बदल जाएगा, क्योंकि बल भी यहां बात करें तो उसके लिए त्वरण चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 150 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, तो त्वरण का परिणाम क्या होगा? तो अगर कोई रेलगाड़ी सीधी पटरी पे 54 के स्पीड से चल रही है, यानी उसका शुरुआत का वेग जो है, यानी प्रारंभिक वेग जिसको यू से नोट करते हैं इनिशियल वेग को, जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो 150 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट जो है 150 मीटर है, चलने के बाद अगर रुक जाती है, यानी उसका जो फाइनल वेलोसिटी यानी v वो है 0। क्योंकि अगर गाड़ी रुक रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो त्वरण पूछा जा रहा है, तो इन तीन को मिला करके हम एक ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पर v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0। अब रहा बात 54, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मेरा मीटर में और आंसर मीटर पर सेकंड है, तो पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड बदल लेंगे। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, इस बात को याद रखना है। तो अगर हम 5/18 से गुना कर देंगे किलोमीटर पर आवर को, तो वो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ए हमको निकालना है और डिस्टेंस दिया हुआ था 150। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बराबर मिलेगा -225 अब बटा में 300। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 7 और ये कट जाएगा 5 और 2 शून्य यानी यहाँ पॉइंट बैठेगा। तो हम कह सकते हैं -0.5
0.75, ये मेरा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या कहलाएगा, मेरा त्वरण कहलाएगा। यानी ऑप्शन में अगर ये तीनों नहीं है तो डी ऑप्शन होगा, उसी का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, या फिर कहीं आंसर 150, ठीक है, 225, यही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया, छोड़ते हैं, यही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रेखा 40 मीटर लंबे पुल में तैरती है, वह एक रिजु पथ मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में 1 मिनट के लिए एक छोर से दूसरी छोर तक जाने और वापस आने में 80 मीटर की दूरी तय करती है। औसत वेग पूछा जा रहा है। फिर वही बात, अगर वो 40 गई और 40 आई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हम कह सकते हैं उसका औसत वेग भी क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाता है, वह 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका औसत वेग बताइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है किस प्रकार का पथ है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक वृत्तीय पथ है। तो वृत्तीय पथ का बात है, इसमें बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। तो इसमें बोला जा रहा है कि 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर का बात है, अगर एक चक्कर लगाएगा तो वापस तो वहीं पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। तो फिर अगर हम विस्थापन का बात करें तो शून्य हो जाएगा, और विस्थापन शून्य, इसका मतलब औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ भी एक धावक इतना त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर 35 सेकंड लगाता है, तो औसत वेग, यानी इसका भी आंसर शून्य हो जाएगा। एक चक्कर बाद तो वो जहां स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाएगा ना, विस्थापन ही शून्य हो जा रहा है। 11, क्या होता है जब कोई वस्तु किसी सरल पथ के अनुदिश गति करती है लेकिन उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, तो हम उसकी गति की दर का वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो अभी जस्ट ये बात उठा था कि जब कोई सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करता है लेकिन उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है और उसकी गति का दर का वर्णन, इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो चाल और वेग के बारे में बात है कि कुल समय में औसत वेग का उपयोग करके, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग मैंने चाल बार बार चेंज कर रहा है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते समय पहले 20 का स्पीड था, फिर 40 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 60 हो गया, तो अगर ये बार बार चेंज हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि क्या उसकी गति की दर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल समय निकाल लेंगे और औसत वेग का उपयोग करेंगे, यानी कुल दूरी बटा कुल समय से ही उसका औसत वेग निकाल लेंगे, और इसी से उसके बारे में बता पाएंगे कि उसका औसत गति कितनी है। एक कार सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है, इसकी दूरी समय ग्राफ क्या होगा। एक कार जो है सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है, तो दूरी और समय, अभी हम लोग जस्ट देखे थे ऐसे ऐसे, अगर ये समय है और ये मेरा दूरी यानी विस्थापन समझ सकते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि 5 मीटर गया 5 सेकंड में, 10 मीटर गया 10 सेकंड में, 30 मीटर गया 30 सेकंड में, तो ये ग्राफ बार बार ऐसे टच करेगा और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा समय अक्ष की ओर आनत एक सीधी रेखा, इंक्लाइंड इसको बोलते हैं, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा इन दोनों के बीचों बीच, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रहा बात ऑप्शन गलत कैसे है, तो आवर्त वर्ग, अवतल वर्ग तो नहीं होगा, अवतल वर्ग का मतलब ऐसा हो गया ऊपर की ओर, और ये नीचे की ओर बोले तो ऐसा हो जाएगा, और समय के साथ पैरेलल ऐसा, इसका मतलब यहाँ पर तो कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, यानी किसी तो वेग यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर वेग शून्य होगा, यहाँ एक समान रूप से घट रहा हो जाएगा, या एक समान रूप से एक समान नहीं, यहाँ पर घट रहा होगा और यहाँ पर ये बढ़ रहा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज के बारे में, वेग के बारे में। तो ये चारों पिक्चर याद रखना, ये जो पिक्चर ये क्या बताता है, एक समान चाल, ये क्या बताता है, घटता हुआ चाल, ये क्या बताता है, बढ़ता हुआ चाल, और ये हो जाता है शून्य। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है और वह तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक सीधा रास्ता में 100 किलोमीटर 50 की स्पीड जाएगा तो उसको कुल मिलाकर 2 घंटा लगेगा, और आने में उसको 1 घंटा लगा है, यानी हम कह सकते हैं जाने में 2 और आने में 1, यानी कुल मिलाकर उसको 3 घंटा लगा है। और 100 गया तो आया भी 100 होगा, यानी डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। तो यहाँ पूछा कि पूरी यात्रा का औसत चाल, तो जाने आने में अगर हम बोले तो कुल दूरी बटा कुल समय, यानी आंसर हो जाएगा 66.67 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ मीटर पर सेकंड दिया है, बट हम चेंज करें
200/3 को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 1000/54। और ये लवा स्टेप का इसमें 5×10 1000, और ये 18×54, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 18 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन में 18 का कहीं है ही नहीं, यानी क्वेश्चन में ही कुछ फॉल्ट है। जहां तक लगता है कि 66.67 किलोमीटर आया है, तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोई वस्तु 5 सेकंड में एक सरल पथ पर गतिमान है, प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, तो औसत वेग पूछा है। तो हम लोग औसत वेग पूछा है, यहाँ पर औसत वेग को निकालना है हमको। तो अगर हमको प्रारंभिक और अंतिम दिया हुआ है और औसत वेग पूछे, तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे, यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बटा 2। तो अंतिम वेग मेरा -2 है और प्रारंभिक वेग 10 है, अब बटा हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं 8 का आधा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या पूछा गया था, औसत वेग। औसत वेग बराबर होगा v + u बटा 2। क्वेश्चन नंबर 15, एक समान वेग में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो हम लोग जानते हैं एक समान वेग का 2 ग्राफ पढ़े हैं। अगर विस्थापन और समय का बात करें, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है एक समान वेग का। लेकिन अगर मान लें कि ये दिया हुआ मेरा टाइम और ये दिया हुआ मेरा वेग, वेलोसिटी, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या चीज का है, तो अगर vt vt है, यानी वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी टाइम के अनुसार होगा, समय रेखा का पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि vt ग्राफ एक क्षैतिज रेखा बनाएगी। क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजेंटल लाइन, यानी ये जो लाइन बनाया कैसा लाइन बनाएगा, हॉरिजेंटल लाइन, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सही नहीं पूछा, एक्चुअली यहाँ पर गलत पूछा है, तो यानी ये सही है। अगला लिखता है vt ग्राफ में रेखा ढलान 0 होगा। तो हाँ, इस सीधी रेखा में कोई ढलान नहीं, ये भी सही बात है। वेग स्थिर है, त्वरण 0 है, तो अगर वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण भी 0 है, ये भी सही बात है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि vt ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल त्वरण देता है। ये जो होगा ये इसका गलत आंसर होगा। रीजन क्या है कि vt वेग और समय का गुणनफल अगर करेंगे तो वो त्वरण नहीं देगा। एक्चुअली क्या होता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो अगर इसी को हम उल्टा कर दें कि अगर इसी को हम लोग वेग और समय को एक साथ ले आए, तो हम कह सकते हैं विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग और टाइम। तो वेग और टाइम मिलकर के हमको विस्थापन का एरिया बताएगा, ना कि त्वरण का एरिया बताएगा। यही फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि वेग और समय मिलकर हमको विस्थापन बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ बदलती है तो दूरी और वेग ग्राफ क्या होगी। अगर कोई वस्तु समय के साथ बदल रहा है, यानी अगर समय के साथ बदल रहा हो, जैसे ये दूरी है और ये समय है, अगर दूरी और समय ग्राफ में जो यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ बदल रही है, मतलब पहले उसका 5 मीटर वो जा रहा था 2 सेकंड में, अगला वो 10 जा रहा है 10 सेकंड में, यानी हर बार वो अपने चाल को बदलेगा, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन तब होता जब वो एक समान चाल से जाता। तो एक समान चाल नहीं, इसका मतलब कभी बढ़ेगा घटेगा। तो अगर इस प्रकार वो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कैसा बना सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार कि काल अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो ये तो नहीं होने वाला है। जैसे काल अक्ष का मतलब ये समय बोल रहा होगा, समय का अक्ष का समांतर नहीं होगा। फिर कहता है कि काल अक्ष के अनाथ एक सीधी रेखा, इसका भी सीधी रेखा नहीं होगा। ये वक्र रेखा बनाएगा या सीधा रेखा बनाएगा, सीधा तो कहीं नहीं बनाएगा। वो ऐसे 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 तो हो सकता है ऐसे बनाए, हो सकता है ग्राफ में अगर हम बहुत कुछ भी देखें तो ऑप्शन के अनुसार वो एक समान चाल नहीं है, तो वो ऐसा भी बना सकता है। अभी हम लोग देखे थे, इसका मतलब वो असमान गति से चल रही है, बढ़ते जा रहा है। ऐसा भी बना सकता है जहां पर एक समान चाल से घटते जा रहा है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्या, सी नंबर, एक वक्र रेखा बनाएगी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन के लिए क्या आवश्यक है, यानी अगर हम किसी वस्तु का तय की दूरी निकालना चाहते हैं तो क्या चाहिए हमको। तो यहाँ पे लिखा है केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है, केवल आरंभिक और अंतिम बिंदु और
परिणाम और दिशा दोनों, केवल गति की दिशा। हमको यहाँ जो पूछा गया वो दूरी के बारे में पूछा है, और हम लोग जानते हैं दूरी का मतलब, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इस रास्ते को गया और वो ऐसे जा रहा है, तो ये जो पूरा वो रास्ता ट्रेवल किया है यही उसकी दूरी है। जबकि अगर विस्थापन बोलता तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच का न्यूनतम दूरी ये विस्थापन कहलाता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो विस्थापन के लिए सही होगा, केवल प्रारंभिक अंतिम वाला बात। ये भी सही है विस्थापन के लिए, परिणाम और दिशा, और केवल गति की दिशा ये भी विस्थापन के लिए ही सही होता। तो ये जो दूरी के बारे में है तो केवल संख्यात्मक मान है जो इसका परिणाम बताएगा, यानी जितनी दूर भी वो जाएगा कैलकुलेट कर लो, 10 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर संख्या ही बताएगा ये कितना दूरी चला है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 1000 मीटर सीधे सड़क के एक छोर से ए से बी और बी से 2 मिनट तक चलता है, फिर वह 2 मिनट में 400 मीटर चल के सी में वापस आता है, यानी ए से बी गया, कितना दूरी 1000 मीटर, और बी में जाने के बाद वापस वो आया 400 मीटर और वो सी में पहुंचा। तो बोल रहा है ए से सी तक जाने का औसत वेग, ए से सी तक पूछा जा रहा है कि जाने का औसत वेग। तो हम देख सकते हैं ए से सी इतना ही पूछा जा रहा है। तो अगर इतना ही पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो इसका विस्थापन हुआ औसत वेग के लिए वो यहां से लेकर यहीं तक का विस्थापन हुआ, प्रारंभिक और अंतिम का मिनिमम डिस्टेंस यानी 600। तो 600, और अगर हम बात करें यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 2 मिनट गया था और 2 मिनट आया, यानी 2 और 2 कहीं ना कहीं 4 मिनट का बात हो रहा है। तो ये हो गया मेरा मीटर और ये हो गया मेरा मिनट। तो इसको 60 से गुना कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, बट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 कहता है रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर रहा है, इसमें ब्रेक इस प्रकार लगाया जाता है कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में वो गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसको अगर हम चेंज कर दे मीटर पर सेकंड में ये हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर की स्पीड से चल रही है, और ब्रेक लगाया जिससे त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन कम हो जा रहा है -1, जिस कारण से गाड़ी जो है वो रुक जा रहा है, यानी अंतिम वेग भी 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पूछा है कि दूरी क्या होगा। तो इन तीन के हेल्प से दूरी निकालने के गति का तीसरा समीकरण होता है b² - u² बराबर 2as। अगर इसमें हम सबको बैठा दें, b का मान 0, इसका मान 50 का स्क्वायर, 2 a का मान -1 और s, तो s बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2500/2 यानी 1250 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 में कहता है कि एक समान त्वरण के लिए v और t, फिर वही बात है एक समान त्वरण है, यहाँ पर त्वरण का बात हो रहा है। अब रहा बात एक समान त्वरण, त्वरण का जब भी बात करेंगे तो ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा हमेशा वेग और समय से। अगर वेग इस प्रकार है तो इस केस में जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी v - u/t। तो अगर वेग बदलेगा नहीं तो त्वरण हमेशा क्या बोलेंगे, 0 होगा। कहीं भी अगर वेग बदल ही नहीं रहा, अगर हम बाइक को 50 के स्पीड से चलाए जा रहे हैं तो मेरा एक्सेलरेशन यानी एक्सेलेरेटर ना तो बढ़ा रहे ना घटा रहे। अगर हम कुछ इस प्रकार देखें, 10 का स्पीड था 10 सेकंड में, 20 का स्पीड है 20 सेकंड में, यानी एक समान वेग बढ़ते जा रहा है, एक समान रूप से वेग बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो त्वरण होगा वो हमेशा एक बराबर मिलेगा। कैसे, अगर हम दो जगह का सिर्फ कैलकुलेट करें कि 10 सेकंड में 10, 20 सेकंड में 20, और मान लेते हैं 30 का स्पीड 30 सेकंड में जा रहा है, तो अगर हम एक एक करके कैलकुलेट करें कि पहला वाला में जो प्रारंभिक वेग था 0 और वो 10 का स्पीड पकड़ा, नहीं भी हो जाएगा मेरा 10, तो हो जाएगा v - u/10 सेकेंड t, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहां से 20 का भी निकालें तो हम कह सकते हैं कि 20 - 0/20, यहां भी वो एक ही आएगा, यानी हर जगह पर जो एक्सेलरेशन वो एक ही बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक समान त्वरण चाहिए तो वेग और समय का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनने वाला है कि वो ऐसे जाने वाला है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार v और t सदैव
ग्राफ सदैव वक्रित होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया है कि बी और टी ग्राफ सदैव एक समय वक्रित होगा, तो ये बात तो नहीं दिख रहा है, यानी ये पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, यहाँ गलत ही तो पूछा है, तो कौन गलत है, तो ए नंबर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वक्र कहाँ दिख रहा है, कर्व कहाँ हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। बी और टी ग्राफ नीचे का क्षेत्र विस्थापन होगा। क्या यह सच बात है कि ये जो एरिया होगा वो किसको दिखाएगा, विस्थापन। तो अभी जस्ट बताए थे कि अगर वेग और समय को गुना करेंगे तो वो क्या मिलेगा, विस्थापन। यानी कि विस्थापन बराबर क्या होता है, v इंटू टी। जैसे v बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वैसे विस्थापन बराबर होता है भी टी। तो वेग और समय को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, विस्थापन। ये सही है। dt जो है वो प्रवणता नियत होती है। तो प्रवणता नियत होती का मतलब यही बता रहा है, इंक्लाइंड रे। हिंदी में बहुत सारा वर्ड यूज करता है। ये प्रवणता नियत मतलब ये जो इंक्लाइंड रे होगा वो एक कांस्टेंट बढ़ेगा आगे, और धनात्मक होगा, ये बात भी सही आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 5 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के त्वरित होता है, तुरंत का मान। ये बहुत इजी है। टाइम दिया हुआ 5 मिनट, 5 को अगर 60 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 300 सेकंड। और हमको दिया हुआ वेग त्वरित होता है, तो विरामावस्था शुरू किया मतलब u 0 है, जबकि v 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 गुना करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 50/3 माइनस 0 बटा में 300, यानी 50 बटा में 3 गुना 300, ये 6 बार में। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 1/18, है ना, 1/18 हो जाएगा। और 1/18 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये लगभग कितना आ जाएगा, तो ये लगभग में आ जाएगा 1/18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 18 को अगर हम 1 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 0, एक बार और सुनना बैठेगा तब 100, 18 पचे 90, 18 पचे 90, हर बार 90 ही बचते चल जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विरामावस्था से शुरू होकर एक कार 20 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में वो घटकर 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, दोनों स्थिति में त्वरण। तो पहली स्थिति में अगर त्वरण निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि विरामा से शुरू हुआ मतलब u तुम्हारा 0 हो जाएगा और b हो जाएगा 10, यानी 10 माइनस 0 बटा 20, यानी शुरुआत में कितना था, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन ये वाला है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इन कहता है कि फिर 5 सेकंड में उसका वेग 5 हो गया। अब अगला बार वेग निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 10 और अंतिम वेग घट के हो गया 5। अब बटा में कितना, 5 सेकंड, यानी हम कह सकते हैं -5/5, यानी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। फिर वही बात, अगर हम वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ भी बना ले, तो वेग और समय को गुना करेंगे तो क्या मिलता है, विस्थापन मिलता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर वेग गुना समय। एक दौड़ में एक लड़का विरामावस्था से दौड़ना शुरू करता है और 5 मिनट में 60 का मीटर पर सेकंड का वेग पहुंच जाता है। तो एक समान त्वरण रहा था और लड़का द्वारा तय की दूरी, यानी दोनों निकालने बोला गया कि दूरी कितना और त्वरण कितना है। तो अगर हम बात करें दिया क्या क्या, विरामावस्था शुरू है मतलब u का मान 0, टाइम दिया हुआ 5 मिनट, 5 को अगर हम 60 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 300 सेकंड। और अंतिम वेग यानी v बराबर दिया हुआ 60 मीटर पर सेकंड। अगर हम a निकालें तो a कितना हो जाएगा, 60 माइनस 0 बटा 300, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो ऑप्शन है उसके अनुसार ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है। अब रहा बात दूरी पूछा है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। u अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1/2, a का मान 1/5 और टाइम दिया हुआ था 300, 300 का स्क्वायर करेंगे तो 900 और 2 शून्य और बढ़ जाएगा, 6 पंचे 10 से 1 शून्य कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 9000 मीटर। और 9000 मीटर का मतलब 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो ये दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, एक समान वेग के वेग और समय ग्राफ के निम्नलिखित कौन में से सत्य है। तो फिर एक समान वेग है और वेग समय का ग्राफ है तो ऐसा ही बनेगा,
ये मेरा वेग हो जाएगा और ये मेरा समय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ढलान क्या मिला, तो ढलान तो है ही नहीं, ढलान मतलब स्लोप, यहाँ तो किसी प्रकार का स्लोप है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग और समय का ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल, फिर वेग समय के अधीन क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वैसे ही बोलेंगे कि क्या निकलने वाला है, विस्थापन निकलने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ के प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन है। एक समान वेग चाहिए और ग्राफ वेग और समय का, तो ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर देंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा वेग और ये हो जाएगा मेरा समय। अब इसको देख करके बताना है कि इसमें कौन सा चीज जो अच्छे इसको डिफाइन कर रहा है। तो इस समय के साथ पैरेलल है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, समय अक्ष के साथ समांतर सीधी रेखा। 28, एक कार का वेग समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, यानी एक, पहली बात इसको बोलते हैं एक्स लाइन, इसको बोलते हैं वाई लाइन। तो यहाँ पर एक्स और वाई का बात है, ये एक्स लाइन हो गया और ये वाई। तो या एक्स के समांतर 40 का स्पीड है, यानी वो 40 का स्पीड से कंटिन्यू चला जा रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा है। और टी 0 और टी 3 घंटा तक ग्राफ समय अक्ष के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल को निरूपित करता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है कि पहली बात वो 0 से बोला गया है, 0 से, तो अगर 0 से बोला गया है, टी जो है 0 से लेकर टी 3 घंटे तक का ग्राफ समय अक्ष के परिबद्ध क्षेत्र क्या निरूपित करता है। तो फिर वही बात है, अगर यहाँ पर हम बात करें, ये मेरा वेग है और नीचे मेरा समय है, और इसके समय के अनुसार एक्चुअली बनेगा कैसे कि 40 के अक्ष के समांतर, अच्छा ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका एरिया जो बनेगा वो क्या चीज का बनेगा। क्वेश्चन कितना घुमा के भी पूछे, बार बार यही समझना है कि अगर वेग और समय का ग्राफ है और हमसे इसका एरिया बताया जा रहा है कि किसका एरिया है, तो ये एरिया किसको बताएगा, विस्थापन को, बस यही याद रखना है। अगला, रेखीय वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन इसमें एक सही नहीं है। इसके बारे में, रेखीय वेग के बारे में, रेखीय वेग में सीधा रास्ता बारे में, तो रेखीय वेग की एसआई यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। विस्थापन और समय निर्भर करता, सही है। विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये भी सही है, क्योंकि और एक समान गति के लिए रेखीय वेग स्थिर रहता है, यानी ये सब बात सही है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता, तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर कोई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर वो चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के क्रम में कहीं ना कहीं यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो चक्कर लगाएगा, तो वृत्ताकार पथ पे जो इसका चाल होगा वो कंटिन्यू एक बराबर बना रहेगा। अगर वो 30 के स्पीड से या 100 के स्पीड से, जितना के स्पीड से घूम रहा है वो घूमता रहेगा, लेकिन बार बार दिशा बदलने के कारण उसका वेग बदलता रहेगा। और अगर वेग बदलेगा तो हम कह सकते हैं कि त्वरण शून्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण शून्य कब होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। तो अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तब ना हम लोग बोलेंगे शून्य होगा। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन बार बार हो रहा है, अगर बार बार वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि त्वरण यहाँ पर शून्य नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें ध्यान ये रखना है कि त्वरण कब शून्य होता है, जब वेग नहीं बदलता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो बार बार वेग बदलेगा, क्यों, क्योंकि बार बार अपनी दिशा को चेंज कर रहा है, और अगर दिशा बदल रहा है तो वेग भी बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में किस वस्तु के वेग का दिशा डैश होती है। तो अगर एक समान वृत्तीय गति में वेग के बारे में बोल रहा है, ये एक समान वृत्तीय गति कर रहा है और वेग के बारे में बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वृत्तीय पथ में स्पर्श रेखीय होगी इसका दिशा, यानी जैसे ही अगर मान लेते इस पत्थर से बांध कर इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इसको हम बांध के घुमाएंगे, पत्थर अगर टूट जाए रस्सी, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ टूटेगा तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा, यहाँ टूटेगा तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो जाएगा वो एक स्पर्श रेखा के जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है। तो वेग की दिशा जो होगी वो हमेशा जो केंद्र है यानी कि वो इस प्रकार गोल गोल घूमेगा तो उसका जो दिशा होगा वो एक स्पर्श रेखा जैसा होगा। यहां भी वही चीज है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन और समय के ढलान को निरूपित करता है। मैंने कौन सा इसमें से एक राशि है जो बताएगा विस्थापन और समय के ढलान को दिखाता है। तो अगर हम विस्थापन और समय के बारे में बात करें तो ऑप्शन के अनुसार जो दिया हुआ है रेखीय वेग इसका करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है, ये हो गया विस्थापन और ये हो गया समय। इन दोनों के हेल्प से अगर हम कोई चीज को बता सकते हैं तो वो केवल और केवल किसको बता सकते हैं, वेग को। और ये भी कैसा, रेखीय वेग, यानी एक सीधा रेखा के बारे में बोला जाए तो हम कहीं भी विस्थापन और समय के ढलान को निरूपित करना है या ढलान को निरूपित करें या सीधी रेखा निरूपित करें तो ये जो भी चीज बताएगा वो किसके बारे में बताएगा, रेखीय वेग के बारे में। त्वरण नहीं हो सकता। त्वरण कब बताएगा, जब ग्राफ में वेग और समय का बात हो रहा हो। दूरी का तो अकेला होगा नहीं और चाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन का बात कर दिया है। अगर दूरी समय रहता तो हम चाल कह सकते थे, बट यहाँ विस्थापन समय, इसलिए इसका आंसर होगा वेग। निम्नलिखित में से कौन कण के अंतिम वेग को स्वतंत्र है। तो हम लोग जानते हैं गति का 3 समीकरण होता है। एक होता है v माइनस यू बराबर ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ v और u ये दोनों वेलोसिटी है, v है अंतिम और u है प्रथम। a त्वरण है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है। तो पूछा कौन ऐसा समीकरण जिसमें अंतिम वेग यानी v नहीं है। तो देख सकते हैं v यहाँ है और यहाँ भी है, जो ये समीकरण इसमें वेग नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 35 में कहता है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा। तो अगर एक समान वेग है यानी वेग बदल ही नहीं रहा है तो त्वरण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तभी हम लोग उसका त्वरण निकाल सकते हैं। अगर त्वरण चाहिए तो वेग को बदलना पड़ेगा, गाड़ी को स्पीड चलाना पड़ेगा या गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं हमको एक्सेलरेटर का जरूरत पड़ेगा। अगर ना ही हम गाड़ी को स्पीड चला रहे हैं ना ही हम गाड़ी को स्लो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं हम एक्सेलरेटर का कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं, यानी त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है एक कण विरामावस्था से गति करना शुरू करता है और एक समान त्वरण से गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कण के लिए सही वेग समय ग्राफ को दर्शाता है। तो अगर वो विरामावस्था से शुरू किया और एक समान त्वरण की गति कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि वो इस प्रकार का एक पिक्चर बनाएगा। एक समान त्वरण मतलब क्या हुआ कि ये हो गया वेग और ये हो गया समय। तो वेग और समय एक समान रूप से वेग बढ़ता रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो त्वरण है वो एक समान त्वरण चल रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा धनात्मक ढलान के साथ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। ढलान का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी सीधी रेखा जब या तो ऊपर की ओर उठ रही हो या तो नीचे की ओर उठ रही हो, इस प्रकार की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो ये ढलान भी है, और सीधी रेखा भी जा रहा है ये भी है, और ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये धनात्मक भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि औसत वेग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो औसत वेग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये औसत चाल के समान होती है, ये बिल्कुल ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि औसत वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय जो होता है वो किसका हो जाएगा, चाल का। जबकि अगर हम बात करें वेग का तो ये हो जाता है विस्थापन, और विस्थापन और दूरी हमेशा अलग अलग हो सकता है, जिस कारण से चाल और जो वेग है वो भी अलग अलग हो सकता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र को क्या बोलते हैं। फिर वही बात, अगर ये मेरा वेग है और ये मेरा समय है, इस पे कोई भी ग्राफ बनाए तो ये जो एरिया बनेगा ये किसको दिखाएगा, विस्थापन को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, एक एथलीट 300 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर 50 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि एथलीट 2 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ता है तो शुरुआती बिंदु से तय की गई कुल दूरी पूछा जा रहा है। तो वृत्ताकार पथ पे अगर दौड़ रहा है जिसका व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ 300 मीटर, तो हम कह सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 150। एक चक्कर लगाने में उसको लगता है 50 सेकंड,
तो 2 मिनट और 30 सेकंड का मतलब 2 मिनट मतलब 120 और 30 यानी 150। 150 बटा 50 यानी वो 3.5 चक्कर मैंने 3 चक्कर लगाएगा वो टोटल कितना दूरी तय करेगा। तो वो 3 चक्कर, सॉरी कितना हो गया ये, 50 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है 120। हाँ ठीक है, 3 चक्कर लगाएगा। अब 1 चक्कर में जितना दूरी आएगा उसको 3 से गुना कर देंगे। 1 चक्कर का मतलब उसकी परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई का मान इतना लेने बोला है और ये हो जाएगा 150। ये कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 300, यानी ये आने वाला जो है वो आ जाएगा मेरा, एक्चुअली यहाँ कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर होगा 300 गुना इतना हो जाएगा। ये पॉइंट से 2 शून्य कट गया तो ये जो आएगा 9 और 42 इतना मीटर। 1 चक्कर में इतना, तो 3 चक्कर में कितना गुना कर दे तो 6 2 9 3 27 28, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका क्या कहलाएगा, कुल दूरी। ठीक है, इसका क्या कहलाएगा, कुल दूरी। लेकिन अगर बात करें विस्थापन का, तो वो 3 चक्कर लगा रहा, मतलब अपनी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु वहीं पहुंच जाएगा, यानी विस्थापन अगर बोलता तो ये 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 40, एक समान त्वरण से गतिमान कण का वेग समय ग्राफ कैसा होगा। फिर वही बात, ये ऐसे ऐसे और ऐसा होगा। अब इसके बारे में जिस ऑप्शन में लिखा बस इसको समझना है कि कौन ऑप्शन में होगा। तो समय अक्ष पर आनत सरल रेखा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंक्लाइंड रे होगा समय रे से। अगला क्वेश्चन 41, एक वस्तु सरल रेखा से ऐसे वेग से गति कर रहा है जो प्रारंभ में धनात्मक यानी प्लस u और शून्योत्तर है, लेकिन त्वरण असमान और ऋणात्मक है, जिससे वेग अंततः माइनस भी हो जाता है। तो अंतिम वेग क्या दर्शाता है, यानी जो अंतिम वेग होगा वो क्या बताता है। तो अगर वो प्रारंभ में पॉजिटिव वेग से चला था और लास्ट में माइनस में आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो त्वरण है वो नेगेटिव था और वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा के सापेक्ष पीछे की ओर गति कर रहा है, मतलब आगे ना जाकर के पीछे की ओर गति कर रहा है, जिस कारण से उसका वेग जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होते चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक बस ए से बी 6 किलोमीटर 20 मिनट में तय करता है, बी से 30 मिनट पहुंचता है, औसत चाल बताना है। औसत चाल क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अगर हम बात करें ए से बी 6 किलोमीटर गया, जिसको उसको 20 मिनट लगा है, और बी से वापस 30 में आया, तो 20 30 50 मिनट उसका टोटल टाइम हो जाएगा। और 6 और 6 12, यानी 12 किलोमीटर यानी 12,000। अब बटा में मीटर पर सेकंड है इसलिए सेकंड में बदलेंगे, तो 50 गुना 60, 0 0 0 0 कट गया, ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 4 बार में। तो हम कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड। कुल दूरी बटा कुल समय, तो 6 और 6 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर को मीटर में बदले तो 12,000 आ गया, और सेकंड दिया हुआ था 20 मिनट और 30 मिनट यानी 50 मिनट, 60 से गुना किया तो सेकंड बदल गया। किसी वस्तु की सीधी रेखा के अनुदिश असमान गति के दौरान, यानी यहां पर बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की सीधी रेखा में अनुदिश अगर असमान गति से वो जा रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, यानी उसका जो वेग में परिवर्तन होगा वो शून्य नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन को समझना है क्या बोला जा रहा है, कि अगर हम किसी सीधी रेखा में, ये रास्ता है सीधा जिसके अनुदिश हम असमान गति से जा रहे हैं, मतलब कभी स्पीड ज्यादा है कभी कम ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर क्या नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। रीजन, यानी वो गाड़ी कभी स्पीड चला रहा है कभी स्लो चला रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन जो होगा वो शून्य तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो असमान गति से जा रहा है। अगला क्वेश्चन 44, दूरी समय ग्राफ से ए से बी तक की वस्तु का टाइम दिया t2 माइनस t1 और दूरी दिया s2 माइनस s1, तो बोल रहा है कि बताए उसका v क्या होगा। तो डायरेक्ट v बराबर s बाई टी होता है, यानी वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा समय। तो हम कह सकते हैं s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये जो लिखा हुआ है किसमें, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में दिया हुआ है अच्छा, बी और ये तो सेम ही दिया हुआ है, तो ए नंबर भी तो सेम ही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर ये दोनों ही सही हो जाएगा। 45,
यदि किसी पिंड का वेग इतना सेकंड में इतना से इतना हो जाता है तो त्वरण, तो हम लोग जानते हैं ए बराबर ये हो गया u और ये हो गया v, तो -10 -20 अब बटा में 4, -30/4 यानी -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46 कि किसी वस्तु की सीधी रेखा के अनुदिश एक समान गति के दौरान, तो अगर वो एक सीधी रेखा में एक समान गति के दौरान है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वेग का परिणाम और दिशा है दोनों कांस्टेंट होने वाला है। तो अगर वेग का परिणाम और दिशा दोनों कांस्टेंट है तो वेग में परिवर्तन जो होगा वो शून्य होता है, यानी वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, बार बार वो एक समान गति से चल रहा है 50 का स्पीड से 50 का स्पीड से, तो हम कह सकते हैं उसका वेग में परिवर्तन शून्य हो रहा है। इस प्रकार जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कोई भी टाइम अगर तुम चेक कर लो तो वहां पर वेग तुमको शून्य ही मिलेगा। क्या चीज? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या? जैसे अगर हम 20 का स्पीड चला रहे हैं 20 का स्पीड चला रहे हैं 20 का स्पीड 20 का स्पीड, तो एक समान गति है, तो क्या कहीं चेंज हो रहा है? हर बार तो मेरा 20 ही है, यानी परिवर्तन शून्य होता है। 47 किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है, तो ये क्या चीज को इंगित करता है? फिर वही बात है, ऋणात्मक है और यहां बोला हुआ है प्रवणता वाली एक सरल रेखा, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे दिया हुआ है। तो ये क्या चीज को बताता है? यदि कण धनात्मक दिशा की ओर गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है। जैसे अगर मान लो वो 50 के स्पीड में था तो अब वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। अगर ये ऋणात्मक रहता तो ऐसे होता, यानी वो धीरे धीरे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर अगर वो ऋणात्मक बोल दिया यानी घट रहा है, इस केस में हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर, यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है। धीमी होगी इसका मतलब वो नीचे की ओर आने लगा। 48 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत गति की प्रकृति का वर्णन करता है? तो औसत गति का अगर हम बोले तो औसत गति यानी औसत चाल का बात कर रहा है। औसत चाल यानी कि हमको यहाँ पर दूरी चाहिए और हमको दिशा का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी राशि को दिशा की आवश्यकता नहीं, केवल परिणाम ही चाहिए, तो वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है कि असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ के आकार के बारे में क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर असमान त्वरण है, अगर असमान त्वरण है, पहली बात अगर एक समान त्वरण रहता तो ऐसा बनता, अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसा बनता, लेकिन अगर वो असमान है तो वो कर्व बनेगा, या तो ऊपर झुका हुआ नीचे झुका हुआ वक्र तो बनेगा, तो ये एक वक्र रेखा बनेगी, यानी कभी स्पीड ज्यादा हो जा रहा है कम हो जा रहा है, इस प्रकार जा सकता है। एक साइकिल चालक एक समान वृत्तीय गति करते हुए अपनी गति की दिशा में एक सेब फेंकता है, तो अगर सेब फेंकता है तो क्या होगा? तो यहां पर लिखता है एक साइकिल चालक एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है अपनी गति के दिशा में, यानी जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में अगर वो सेब फेंके तो वो सेब फेंके तो सेब इधर में निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय पथ बनेगा, ये स्पर्श रेखा पथ यानी टेंजेंट बनाएगा ये, यानी ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 में कहता है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहां पर भी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक समान त्वरित गति यानी एक समान त्वरण के साथ बढ़ रहा है, यानी एक समान त्वरण मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यानी ग्राफ एक रीजु रेखा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेग समान समय अंतराल में समान परिणाम बदलता है, यानी ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक रीजु रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएगा और सही में स्ट्रेट बनाएगा। हम बार बार इस चीज को समझा रहे हैं कि अगर ग्राफ का बात करें, अगर ये ग्राफ वेग और समय का है, ऐसे बना मतलब एक समान त्वरण, ऐसे बना मतलब त्वरण 0 होगा, ऐसे बना मतलब अनियमित रूप से त्वरण बढ़ घट रहा है, इस प्रकार हम बता सकते हैं। 52 यह मानते हुए कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, किसी वस्तु के वेग को उसकी यात्रा समय से गुना करने पर कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग वेग को क्या चीज से गुना कर दे? समय से, तो वेग और समय को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? विस्थापन, क्योंकि v बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो अगर हम विस्थापन बराबर बोले तो vt हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53, औसत चाल के बारे में लिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो औसत चाल के बारे में अगर हमसे पूछा रहा है कि कौन इसमें से सत्य नहीं है, तो चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु का परिणाम दिशा दोनों का हो सकता है, यही बात तो गलत है। चाल कैसी राशि है, तो चाल हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हम कह सकते हैं वो कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि है। तो अगर अदिश राशि है तो उसको केवल और केवल परिणाम चाहिए, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो औसत चाल तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, क्योंकि इसको परिणाम चाहिए, दिशा नहीं। और इस पीडीएफ का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है एक समान गति से, इसके बाद और 2 क्वेश्चन है। लिखता है कि एक समान गति के लिए निम्न कौन सा कथन सही है। एक समान गति ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दे दो, इधर मेरा दूरी और इधर मेरा समय, तो कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगा। तो इसको देख करके हम पढ़ते हैं, तो दूरी और समय जो ढलान होगी वो स्थिर होगी। मतलब ढलान क्या मतलब, सीधा एक प्रकार का ढलान बना रहेगा। यहाँ पर जितना भी चीज है ना, सब वर्ड का सेंस है, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ समझना है। दूरी और समय ग्राफ में ढलान बढ़ेगा, ढलान बढ़ना का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे और ऊपर उठ जाना, ऐसे। ढलान घटेगा मतलब ऐसे हो जाना। उसके बाद अगर हम बात करें ढलान शून्य हो जाएगा, मतलब कोई ढलान नहीं है, इसका मतलब वो सीधा बन जाएगा। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग ऑप्शन को काट काट के समझेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर बोला था एक समान गति, एक समान गति का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बन रहा मतलब ना तो ढलान बढ़ेगा, ना तो ढलान घटेगा और ना ही शून्य होगा, ये एक समान स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक लड़का 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है तो औसत चाल, अगर 1 चक्कर बोलता और औसत वेग पूछता तब तो 0 हो जाता। जहां से स्टार्ट किया 1 चक्कर वहीं पहुंचेगा, विस्थापन 0। लेकिन यहाँ पर औसत चाल पूछा है तो हम लोग पहले निकालेंगे दूरी। तो यहाँ पर वृत्ताकार पथ का दूरी यानी परिधि 2 पाई आर, ये हो जाएगा मेरा परिधि। 1 मिनट है मतलब 60 से भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, ये 3 बार में कट गया, यानी कि 20/21। और 20/21 यानी लगभग आंसर जो होगा 1.04 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन है कि त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखता है कि त्वरण तब ऋणात्मक होता है जब वेग की दिशा के विपरीत कार्य करता हो। तो सही बात है, अगर हम वेग का विपरीत काम करेंगे मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव तभी जाता है जब हम लोग त्वरण को नेगेटिव करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि त्वरण नेगेटिव कब होता है, जब वेग की दिशा विपरीत होती है। ये इसका राइट आंसर है। इस पीडीएफ पार्ट 1 है, इसमें गति का जो टोटल 112 क्वेश्चन आया था उसमें हम 156 तक बता दिए, अगले वीडियो में इसका आगे बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज डाउट रहे तो कमेंट में कमेंट करें।